नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ आपका विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम हमारी कक्षा 8 का जो हमारा दूसरा पाठ है, बस की यात्रा, जिसे लिखा गया है हरिशंकर परसाई ने, और वो भी व्यंग्य विधा में लिखा है। मतलब व्यंग्य करते हुए हमें हमारे सामने एक वो समस्या लेकर आए कि कैसे जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने फायदे के लिए क्या करती है, बसों की सही से देखरेख नहीं करती और यात्री और सवारियों के जान और माल के साथ क्या करती है, खिलवाड़ करती है। तो इसी के साथ क्या है, हम इसके प्रश्न उत्तर, जो भाषा की बात के प्रश्न उत्तर है व्याकरण के, वो करेंगे। उससे पहले हम कारक जो है उससे अच्छे से समझ लेते हैं। कारक नाम सुनते ही आपके मन में आया होगा कि कारक जो है वो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कारक का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, करने वाला। जो करने वाला होता है वो क्या होता है, कारक का शाब्दिक अर्थ हो गया। इसकी परिभाषा देखिए कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से इसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। तो आसान शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं कि एक वाक्य होता है हमारे पास, वाक्य में क्या क्या होता है, संज्ञा होती है या सर्वनाम होता है और क्रिया होती है। तो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के बीच में जो संबंध होता है उसे कौन बताता है, उसे कारक बताएगा। कारक के रूप में जो उसकी विभक्ति का चिन्ह होता है, उन चिन्ह के माध्यम से हमें पता चलता है कि संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के बीच में क्या संबंध है। देखिए, वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द मतलब वो विभक्ति जिसकी वजह से क्या है, क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध जो है वो स्थापित होता है। कारक शब्द जो है वो क्र धातु में अक प्रत्यय के जुड़ने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, करने वाला। हमने ऊपर देखा है कि जो कारक है उसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, करने वाला। हिंदी व्याकरण में 8 कारक होते हैं जिन्हें मूल शब्द से अलग करके कारक विभक्ति या कारक चिन्ह के रूप में लिखा जाता है। 8 प्रकार के कारक होते हैं, मतलब कारक के जो भेद है वो कितने हो जाएंगे, 8 प्रकार हो जाएंगे। और उनके सभी के भेद के क्या होते हैं, कारक की विभक्ति होती है या कारक चिन्ह होते हैं। और वही चिन्ह जो है वो हम वाक्यों में उनका प्रयोग करते हैं संज्ञा, सर्वनाम और उसका क्रिया से संबंध स्थापित करने के। अब देखिए, जो विभक्ति है, हमने देखा कि कारक विभक्ति के जो चिन्ह होते हैं वो वाक्यों में हम उनका प्रयोग करते हैं। अब देखिए, कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है, मतलब कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे क्या है, जो चिन्ह लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। विभक्ति को पर सर्ग भी कहते हैं। विभक्ति को क्या है, हम कारक चिन्ह भी कह सकते हैं या फिर पर सर्ग भी कह सकते हैं। पर का अर्थ क्या होता है, बाद में, क्योंकि ये जो चिन्ह है वो हमेशा क्या आएंगे, या तो संज्ञा या सर्वनाम के बाद में ये चिन्ह आएंगे, इसलिए पर का अर्थ क्या हो जाता है, बाद में आ जाता है। कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम के बाद में लगते हैं। जैसे मनोज ने सेब खाया। अब देखिए उदाहरण देखिए, मनोज ने सेब खाया, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तोता डाल पर बैठा है, शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है, कुछ उदाहरण है। अब इसमें देखिए संज्ञा क्या है हमारी, जैसे मनोज, पेड़, तोता और शिक्षक, ये हमारी वाक्य में क्या हो गई, संज्ञा हो गई। अब संज्ञा है और इसके साथ साथ वाक्य में क्या होता है, क्रिया भी होती है। तो देखिए, खाना, खाना, गिरना, बैठना और पढ़ना, ये हमारी वाक्य की क्या हो गई, क्रिया हो गई। अब देखिए, संज्ञा और क्रिया के बीच में जो संबंध है वो कौन बनाएगा, कारक बताएगा, वो संबंध स्थापित करेगा। तो यहाँ पर जो कारक विभक्ति है, जो उसके चिन्ह है वो क्या हो गए, से, पर,
और छात्रों को। अब देखिए अगर ये चिन्ह ना हो, ये विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्ह अगर वो नहीं हो तो क्या इन वाक्यों का जो अर्थ है वो हमारे सामने सही से आ पाएगा। एक बार देखिए, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर ये से हटा देंगे तो क्या होगा, पेड़ पत्ते गिर रहे हैं। तो क्या संज्ञा और क्रिया के बीच का जो संबंध है वो हमें पता चलेगा नहीं। तो इसलिए क्या होता है, एक वाक्य में संज्ञा सर्वनाम और क्रिया के बीच में जो संबंध होता है वो हमें कैसे, किससे पता चलेगा, कारक के चिन्हों से पता चलेगा। अब देखिए इन वाक्यों में प्रसंग संज्ञा और क्रिया के संबंध को प्रकट करते हैं। अब देखिए कारक के भेद, हमने पहले देखा कि कारक के जो भेद है वो प्रकार है वो कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के हैं। 8 प्रकार वो कौन कौन से हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो हम अब एक एक करके इन सभी कारक को क्या है, विस्तृत अध्ययन करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे कि कौन से जो कारक चिन्ह है वो किस प्रकार से वाक्यों में उनका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए हमने ये भी देखा कि जो कारक है उसके क्या होते हैं, कारक चिन्ह भी होते हैं, विभक्ति चिन्ह भी होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रसंग भी कहते हैं। तो देखिए कर्ता का जो कारक चिन्ह है वो है ने, कर्म कारक को करण कारक से, इसका क्या होता है, के द्वारा। संप्रदान के लिए उपादान कारक का जो चिन्ह है वो है से। संबंध कारक के जो विभक्ति चिन्ह है वो ये है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अधिकरण का है में और पर। संबोधन कारक के जो कारक चिन्ह है वो है हे, ओ, अरे। अब देखिए सबसे पहला हमारा कारक का जो भेद है वो क्या है, कर्ता कारक। अब देखिए कर्ता क्या होता है, क्रिया को करने वाला, जो क्रिया कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो देखिए वाक्य में वह संज्ञा या सर्वनाम पद जो क्रिया करने वाले का बोध करवाता है। वाक्य में वह संज्ञा या सर्वनाम पद जो हमें क्या बताता है, क्रिया करने वाले का बोध करवाता है, मतलब जो कार्य कर रहा होता है, जो क्रिया कर रहा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। तो हमें ये बताए कि क्रिया कौन कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, हम कर्ता कारक कहेंगे। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह क्या होता है, ने होता है। कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग सिर्फ क्या होता है, ये आपको ध्यान देना है कि वाक्य में ने का प्रयोग कब होगा, जब भूतकालिक क्रिया में किया जाता है। अब भूतकाल क्या होता है, आप सभी को पता है, काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वर्तमान काल हो गया, भूतकाल हो गया और भविष्य काल हो गया। तो भूतकाल में क्या होता है, जो काम हो चुका है, जो काम किया जा चुका है। तो यदि क्रिया अकर्मक, वर्तमान कालिक या भविष्य कालिक है तो कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। तो अब वाक्य में क्या है, वर्तमान, जो वर्तमान में कार्य हो रहा है या भविष्य जो आगे होगा, तो वैसे वाक्यों में क्या है, जो ने विभक्ति है उसका प्रयोग नहीं होगा। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए। विक्रम ने पुस्तक पढ़ी, विजय ने पत्र लिखा, जया ने गाना गाया, भाई ने दरवाजा खोला, शंकर ने साइकिल चलाई, रमेश पत्र लिखेगा। अब देखिए ऊपर जो उदाहरण दिए गए उसमें हमने क्या देखा कि ने का प्रयोग किया गया है। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि भूतकालिक जो वाक्य होते हैं उनमें ने विभक्ति चिन्ह का उपयोग होता है। कैसे, देखिए पुस्तक पढ़ी, वो पुस्तक जो है वो पढ़ी जा चुकी है। विजय ने पत्र लिखा, वो पत्र लिख चुका है। विजय ने गाना गाया, मतलब वो गाना गाया था, मतलब ये सारे कार्य जो है वो पूर्ण हो चुके हैं, मतलब ये भूतकाल में है। लेकिन देखिए रमेश पत्र लिखेगा, लिखेगा मतलब ये भविष्य हो गया कि वो आगे जाके लिखेगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ने का प्रयोग नहीं होगा। चलो अगला कारक जो है वो देखते हैं। अगला कारक जो है वो है हमारा कर्म कारक। कर्ता देख लिया, ये कर्ता क्या होता है, क्रिया को करने वाला
जो होता है वो क्या होता है, कर्ता होता है। अब देखिए कर्म क्या होगा कि कर्म जो कार्य किया जा रहा है ना, कर्ता के द्वारा जो क्रिया हो रही है और उस क्रिया की वजह से जिस पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, वो क्या हो जाता है, हमारा कर्म हो जाता है। तो देखिए वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर, ठीक है, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्या होता है, क्रिया का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्म कारक कहते हैं। कि क्रिया करने पर जिस पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा कर्म कारक हो जाएगा। अब देखिए कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह जो है वो क्या होगा, विभक्ति या कारक चिन्ह क्या होगा, वो होगा को। निर्जीव कर्म कारक शब्दों के साथ को का प्रयोग नहीं किया जाता। अब देखिए इस कारक में आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर कोई कार्य क्या निर्जीव कर्म है, सजीव कर्म के साथ तो हम विभक्ति चिन्ह लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो निर्जीव कर्म है तो उसके साथ हम को का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए इसके उदाहरण बाद में देखेंगे, पहले देखते थे कर्म के जो दो भेद होते हैं। अब देखिए प्रधान कर्म और अप्रधान कर्म। तो पहला क्या हो जाएगा, प्रधान कर्म मतलब मुख्य कर्म होगा और निर्जीव कर्म होगा, और अप्रधान कर्म में क्या होगा, वो सजीव कर्म होगा। देखिए प्रधान कर्म जो मुख्य कर्म है या निर्जीव कर्म भी कह सकता है, तो किसी वाक्य में क्रियापद से, ठीक है, जो क्रिया हो रही है पूर्व क्या शब्द लगाकर सवाल पूछने पर मिलने वाले शब्द को प्रधान कर्म कहते हैं। वाक्य में प्रधान कर्म एवं गौण कर्म के एक साथ आने पर हमेशा गौण कर्म को पहले लिखा जाता है। कभी कभी क्या होते हैं वाक्य में दो कर्म आ जाते हैं, तो इसलिए क्या लिखा हुआ है कि हमेशा जो गौण कर्म है वो क्या आएगा, अगर साथ में आ जाता है तो गौण कर्म को मतलब जो निर्जीव कर्म है उसको क्या करते हैं, पहले लिखा जाता है। अब देखिए अप्रधान कर्म के जो हम सजीव कर्म की बात कर रहे हैं, तो किसी वाक्य में क्रियापद से मतलब क्रिया से पहले क्या है, किसे या किसको शब्द लगाकर सवाल पूछने पर मिलने वाले शब्द को अप्रधान कर्म कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए, राम ने रावण को मारा, ठीक है। अब इसमें देखिए हमारा हमारा जो है वो क्या हो गई, हमारी क्रिया हो गई, क्रिया से पहले हमारा क्या आ गया, कारक चिन्ह आ गया को। राम ने रावण को मारा, शंकर चाय पीता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, संज्ञा या सर्वनाम शब्द पे पड़ेगा, संज्ञा है हमारी राम, ठीक है, तो इस पे और रावण। तो अब देखिए जो काम हो रहा है, ठीक है, तो रावण, ठीक है, तो इस पे क्या है, प्रभाव पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा कर्म कारक हो गया। शंकर चाय पीता है, अध्यापक छात्र को पाठ पढ़ा रहा है, राम पुस्तक पढ़ता है, रमेश पत्र लिखेगा। अब देखिए हमने निर्जीव और सजीव कर्म देखा था। अब देखिए शंकर जो है वो चाय पीता, उसकी क्रिया क्या हो गई कि वह चाय पीता है, ठीक है, और क्या हो गया, शंकर जो है वो ये कर्म कर रहा है, ठीक है, तो इस पे देखिए कोई प्रभाव पड़ रहा है नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इस पे जो है कारक जो विभक्ति चिन्ह है उसका प्रयोग नहीं हो रहा है। रमेश पत्र लिखेगा, बंदर ने फल खाया, गांव के दोनों ओर पहाड़ है, बहन ने भाई को बुलाया, मैंने मोहन को थप्पड़ मारा। आगे देखिए करण कारक। अब देखिए किसी वाक्य में कर्ता जिस माध्यम से क्रिया करता है, अब देखिए करण का क्या अर्थ हो जाता है, इसका अर्थ हो जाता है साधन, ठीक है, कि किस साधन से क्या हो रहा है, वो कार्य हो रहा है। तो देखिए तो कर्ता जो है वो जिस माध्यम से जिस साधन से क्या करता है, क्रिया करता है, उस माध्यम को हम क्या कहेंगे, करण कारक कहते हैं। अब देखिए करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्ह है, वो क्या हो गया, से तथा
के द्वारा। दो विभक्ति चिन्ह है, से और के द्वारा। यदि किसी वाक्य में के साथ शब्द का प्रयोग हुआ हो तो के साथ से ठीक पहले प्रयुक्त शब्द में करण कारक होगा। अब देखिए करण कारक के कुछ नियम भी है कि यदि किसी वाक्य में शारीरिक विकलांगता पहचान का माध्यम बन जाए तो उस वाक्य में क्या होगा, विकलांग अंग का नाम करण कारक होगा। मतलब उसमें भी जो से का प्रयोग होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, करण कारक होगा। अब देखिए इसके उदाहरण देखिए करण कारक के। रमेश यहाँ बस से आता है। अब देखिए कर्ता क्या है, जिस माध्यम से क्रिया कर रहा है, ठीक है। अब वो आ रहा है रमेश, तो किस माध्यम से आ रहा है, बस, तो क्या हो गया, से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण कारक। विनोद के साथ कविता भी दिल्ली गई, ठीक है। तो इसमें देखिए के साथ जो है, देखा कि के साथ शब्द का प्रयोग हुआ तो वो भी क्या होगा, करण कारक होगा। शंकर कान से है, और इसका जो विशेष नियम हमने देखा था कि यदि किसी वाक्य में शारीरिक विकलांगता पहचान का माध्यम बन जाता है तो वहां भी क्या होगा, करण कारक होगा। चाकू के द्वारा आम काटा गया। बच्चा गेंद से खेल रहा है। पत्थर के द्वारा सांप मारा गया। तो ये हो गए इसके उदाहरण। अगला देखिए संप्रदान कारक। अब देखिए संप्रदान शब्द का अर्थ क्या होता है, देना, ठीक है। हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा, वहां पे संप्रदान कारक हो जाएगा। तो अतः किसी वाक्य में क्या होगा, कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए क्रिया करता है उसे क्या हम क्या कहेंगे, संप्रदान कारक कहेंगे। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए होता है किसी वाक्य में द्विकर्मक क्रिया के साथ, ठीक है। द्विकर्मक मतलब जहाँ पे दो कर्म होते हैं तो आने पर क्या होगा, वो विभक्ति का प्रयोग भी किया जाता है। मतलब द्विकर्म जहाँ पे दो कर्म हो तो वहां पे कभी कभी संप्रदान कारक में क्या है, वो विभक्ति चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण देखिए, रवि बच्चों के लिए मिठाई लाया। इसका हमने देखा विभक्ति क्या है, के लिए। रवि बच्चों के लिए मिठाई लाया। सुरेश ने महेश को पुस्तक दी। बच्चा दूध के लिए रो रहा था। हम यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। वह नौकरी के लिए शहर गया। ये हो गए इसके उदाहरण। हमने देखा संप्रदान कारक का अर्थ क्या होगा, देने के अर्थ में होता है। अपादान कारक। अब देखिए अपादान कारक में क्या होगा, जब किसी वाक्य में एक वस्तु या व्यक्ति से, ठीक है, दूसरी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने या तुलना करने का बोध होता है। एक व्यक्ति या वस्तु का क्या होता है, दूसरे व्यक्ति या वस्तु से वो क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं या फिर उन दोनों की तुलना हो रही है, तो वहां पे कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है, इसका विभक्ति चिन्ह होगा से। अब इसके उदाहरण देखिए, शंकर मोहन से अच्छा गाता है। अब यहाँ पे क्या है, शंकर और मोहन के बीच क्या हो रही है, तुलना हो रही है। पेड़ से पत्ता गिरता है। अब इसमें देखिए पेड़ से अलग क्या हो रहा है, पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपादान कारक आ जाएगा। मोहन घोड़े से गिर गए। कविता बस से गिर गई। गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं। मोहन पर्वत से गिरते हुए घोड़े से गिर गया। अब देखिए अगला जो कारक है वो है हमारा संबंध कारक। अब संबंध कारक में क्या होता है कि जब किसी वाक्य में कोई वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ, ठीक है, व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, पदार्थ हो गया, इन तीनों का क्या है, दूसरे किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से क्या बताते हैं, हम कोई संबंध बताते हैं, तो उस संबंध क्या होता है, वो संबंध कारक होगा। और संबंध सूचक शब्द में कारक को संबंध कारक कहते हैं। और संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह क्या है, का, के, की,
रा रे री और ना ने नी, ये सभी क्या है, संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है। अब इसके उदाहरण देखिए, वह मोहन का घर है, मोहन का घर है। यह रमेश की पुस्तक है। तो मोहन और घर के बीच में एक संबंध बता रहे हैं, रमेश की पुस्तक जो है उसके बीच में एक संबंध बता रहे हैं। यह विशाल की गाय है, तुम अपना काम करो, ये रमेश के बड़े हैं। तो इन सब में क्या बता रहे हैं, हम संबंध बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा और उसके विभक्ति चिन्ह आ जाएंगे। अगला देखिए, अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक में क्या होता है कि या तो हम क्या करते हैं, वाक्य में वह संज्ञा या सर्वनाम जिससे क्रिया का क्या हो, आधार का बोध हो, क्रिया का आधार क्या है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अधिकरण कहेंगे। अधिकरण कारक वाले वाक्यों में क्रिया के घटित होने का स्थान या समय का उल्लेख मिलता है। मतलब क्रिया के आधार का बोध हो रहा है, कैसे, या तो समय से या स्थान से हमें मिलता है। तो स्थान सूचक और समय सूचक शब्द में अधिकरण कारक अगर वाक्य में क्या आएगा, स्थान या समय सूचक जैसे वाक्य होंगे तो वहां पे क्या आएगा, अधिकरण कारक आएगा। अब देखिए, अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह जो है वो क्या होंगे, एक तो होगा में तथा पर, ये दो विभक्ति चिन्ह है। इसके उदाहरण देखिए, अधिकरण कारक के उदाहरण जो है वो ये है, बच्चे छत पर खेल रहे हैं। अब देखिए, क्रिया जो है वो कहाँ हो रही है, स्थान सूचक क्या है, छत, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, पर। हम बस में बैठे हैं, अब ये भी देखिए स्थान आ गया। मोर छत पर नाच रहा है, स्थान सूचक आ गया। बच्चे शाम को क्रिकेट खेलते हैं, तो देखिए शाम जो है ये क्या आ गया, समय हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, मैं सुबह पढ़ता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई भी जिन जिन वाक्यों में विभक्ति चिन्ह नहीं आए हैं, लेकिन हमें पता है कि अगर कोई भी समय सूचक या स्थान सूचक वाक्य है तो वहां पे क्या आएगा, अधिकरण कारक आएगा। अब देखिए यहाँ पे समय का पता चल रहा है, क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। अब देखिए, संबोधन कारक। संबोधन क्या होता है, हम किसी को संबोधित करके पुकारते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वाक्य में संज्ञा को, ठीक है, कोई संज्ञा है, हम उससे बुलाने पर, पुकारने के लिए, तो जिन शब्दों को संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक के जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, हे, ओ और अरे। तो वाक्य में जिसे बुलाया जा रहा है उस शब्द से पहले संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। और ज्यादातर क्या होता है, जो ये विभक्ति चिन्ह है हमेशा हमेशा वाक्य के पहले आते हैं। ये देखो, ओ लता यहाँ आओ, हम क्या कर रहे हैं, लता को क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। हे राम तुम चले आओ, हे राम तुम वहां क्या कर रहे हो, रवि तुम जयपुर कब जाओगे, अरे बच्चों तुम इधर मत आना। तो हम क्या करते हैं, संबोधन करते हुए क्या करते हैं, पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है, संबोधन कारक हो जाता है। अब देखिए, हमने कारक को अच्छी तरह से समझ लिया है कि कारक क्या होता है। संज्ञा और सर्वनाम और क्रिया के बीच में जो संबंध स्थापित करते हैं वो क्या होता है, कारक होता है, उनके विभक्ति चिन्ह होते हैं। और उनके जो 8 भेद है वो भी हमने अच्छे से समझ लिया है कि किस प्रकार से वाक्यों में क्या आते हैं, कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, पाठ में जो हमारी भाषा की बात के प्रश्न उत्तर है वो हम हल करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, बस, वश, बस, ये 3 शब्द हैं हमारे पास। 3 शब्द हैं, इनमें बस जो है वो सवारी के अर्थ में, और वश जो है वो अधीनता के अर्थ में, और बस जो है वो पर्याप्त, काफी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। अब देखिए, इन उपयुक्त वाक्यों में क्या है, समान। वश और बस शब्द से 2-2 वाक्य हमें बनाने हैं। तो देखिए,
पहला था हमारा बस, तो सवारी और वाहन के अर्थ में। तो देखिए, मेरे गांव की बस में हमेशा भीड़ रहती है। तो ये हमने वाहन का जो शब्द है उसके लिए प्रयोग किया है। मैं स्कूल बस से जाता हूँ, ये भी क्या है, वाहन के लिए हमने प्रयोग किया है। अब देखिए, एक और हमें शब्द मिला है, वो है वश। वश जो है वो अधीनता के रूप में बताया गया है। तो इसके दो वाक्य हो जाते हैं। बारिश को रोकना इंसान के वश में नहीं, मतलब बारिश जो है वो इंसान के अधीन नहीं है। मैं किसी के वश में नहीं हूं, मतलब मैं किसी के भी अधीन नहीं हूं। तीसरा जो दिया था वो था बस, जो था पर्याप्त, मतलब काफी है इसके संदर्भ में। देखिए, अब बस मैं नहीं चल सकता, मतलब अब मैं बस इतना ही चल सकता हूँ, इतना चलना मेरे लिए पर्याप्त है। बस अब और नहीं खा सकता, मतलब मैंने जितना खाया उतना मेरे लिए पर्याप्त है। तो ये किसके लिए हो गया, पर्याप्त, मतलब काफी है। अब देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। अब देखिए, ऊपर दिए गए वाक्यों में ने की से, ये जो है ये क्या है, दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। देखिए, हमने कारक जो है वो अच्छे से समझ लिया है कि हम क्या करते हैं, कारक का उपयोग जो इसी तरह दो वाक्य, मतलब दो वाक्यों या दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए हम कारक का प्रयोग करते हैं। तो आपको क्या करना है, पाठ में से ऐसे वाक्य ढूंढने हैं जिसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से यात्रा कर रहे हैं। ये हमारे विभक्ति चिन्ह है और ये क्या कर रहे हैं, वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित कर रहे हैं। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, मुझे इसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। वह धुंधली चांदनी में पेड़ों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय दिख रही थी। धीरे धीरे बुढ़िया की आंखों की रोशनी जाने लगी। तो देखिए, इन वाक्यों में क्या हुआ है, जो कारक के विभक्ति चिन्ह है उनका प्रयोग हुआ है और वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित किया गया है। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। अब देखिए, दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियां दर्शाती है। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सरकना, रेंगना, घूमना, ये क्या है, ऐसे शब्द है जो हमें क्या बता रहे हैं, गति करने के बारे में हमें बता रही है। तो ऐसे ही कुछ शब्दों को हमें ढूंढना है। देखिए, पहला हमने शब्द जो लिया है वो क्या है, टहलना। मुझे शाम को समुद्र के किनारे टहलना पसंद है। ये भी क्या है, गति का है कि टहलते हैं तो हम क्या करते हैं, गति करते हैं, चलते हैं। चलना, नंगे पैर घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो ये शब्द भी गति के लिए प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। अब इस वाक्य में जो बचना शब्द है उसको क्या किया है, दो तरह से प्रयोग किया है। ठीक है, देखिए, कम बचे थे ये हो गया और एक हो गया ये। तो पहला जो है वो क्या है, शेष, मतलब इतने ही रहे। और दूसरा जो है वो सुरक्षा के अर्थ में हुआ है कि हमें उससे बचना है, उनसे सुरक्षा करनी है। अब देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए।
देखिए हमें दो शब्द दिए गए हैं, एक है जल और एक है हार। इन दोनों शब्दों से हमें एक एक वाक्य बनाना है और एक वाक्य में ये एक शब्द 2 बार आना चाहिए और दोनों बार इसके अर्थ में परिवर्तन होना चाहिए। देखिए, हाथ जल जाने पर ठंडे जल से तुरंत धो लेना चाहिए। अब इस वाक्य में जल का अर्थ जो है वो किस प्रकार से हो रहा है? पहला है हाथ जलना, ठीक है, कि हमारे हाथ जो है वो जल गए हैं, और दूसरे में जल का प्रयोग हुआ है कि जो पानी होता है उससे हाथ धो लेना चाहिए। दूसरा शब्द है हमारा हार। फूलों की हार से किया नेताजी का अभिनंदन, लेकिन वे चुनाव में हार गए। ठीक है, तो इस वाक्य में भी जो हमारा शब्द है हार, उसके क्या है, अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए हमारा प्रश्न है, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में दो शब्द हैं, एक है फर्स्ट और दूसरा है क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, ठीक है। अब क्लास का विशेषण क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। क्यों? क्योंकि क्लास जो है उसकी विशेषता क्या है कि वो फर्स्ट है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, ठीक है, उसकी विशेषता है कि वो फर्स्ट है। तो हमने विशेषण में क्या होता है, जो संख्यावाचक विशेषण, इसमें क्या होता है, संख्या जो है वो हमें पता चलती है। तो महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है कि जो आदमी है उसकी क्या विशेषता है कि वो महान है। तो ये क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया कि आदमी के गुण के बारे में हमें पता चल रहा है। तो संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो दो उदाहरण जो है वो लिखना है। तो देखिए संख्यावाचक जो विशेषण है उसके उदाहरण क्या हो गए, 4, 8, 10, ठीक है। संख्यावाचक में संख्या पता चलती है। गुणवाचक विशेषण में देखिए चांदनी रात, कि जो रात है उसकी क्या विशेषता है, तो उसमें चांदनी है। समझदार आदमी, इसमें आदमी की क्या विशेषता है, क्या गुण है, समझदार। उसी प्रकार संख्यावाचक विशेषण में हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास है 4, 8, 10, ठीक है। तो देखिए 4 कलम, तो कलम जो है वो क्या है, 4 है। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है, संख्या पता चल रही है। उसी प्रकार से हम 8 क्या कर सकते हैं, 8 लड्डू, जो लड्डू है उसकी क्या संख्या पता चल रही है कि वो 8 है। तो इसी प्रकार से क्या हो गया, लड्डू हो गया और उसका विशेषण क्या हो गया, 8। तो इस प्रकार से हम संख्यावाचक विशेषण कर सकते हैं। तो हमारा जो पाठ है बस की यात्रा, हमने उसकी कहानी अच्छे से पढ़ी, जो व्यंग्य विधा में लिखा गया है, और जो उसके हमारे जो पाठ है जो हमारा व्यंग्य विधा में लिखा गया है उसके बारे में भी हमने प्रश्न उत्तर अच्छे से हल किए, और भाषा की बात जो व्याकरण के हमारे प्रश्न उत्तर है और कारक है वो हमने अच्छे से समझ लिए। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं आपसे आगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।